इंडिया का जो सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में शराब का, ड्रिंकिंग का, क्या उसको छुड़ाने के लिए भी फैमिली मेंबर कोई उपाय कर सकते हैं कि शराब घर के अंदर ही ना आए? पानी का ग्लास लेके उसमें 2-3 बूंद जो डालनी है सरसों के तेल की, ठीक है। 2-3 बूंद डालनी है शराब की, और वो पानी सारा का सारा जो है वो कच्ची जमीन जहाँ पे मिट्टी हो घर के बाहर वहां डाल देना है, और ऐसा 43 डेज तक लगातार करना है। तो मेंटल ब्रेकडाउन का इजी उपाय क्या है? जैसे देखो आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो ये है कि जैसे बेलपत्र, बिलपत्र जिसे हम बोलते हैं, वो एक पत्ता लेना है, और वो एक पत्ते में ना एक्चुअली 3 पत्ते होते हैं। 3 पत्ते होते पानी की बाल्टी भरनी है और एक बेलपत्र उसमें डाल के रख देना है ओके। फॉर 5 मिनट्स ओनली। आजकल इंडिया में देखा जाता है काफी पॉपुलेशन है जिनकी शादी नहीं हो रही या शादी होते होते रह जाती है, उसके लिए इजी रेमेडी क्या है आपके पास? आप यहाँ पे लोग अपने जठेरों को भूल चुके हैं जी। जठेरे का मतलब होता है कि आपकी कुलदेवी या आपके कुल देवता, जहाँ पे आपके पूर्वज जाते हैं, माथा टेकते हैं। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि हमारे जठेरे ही कहाँ पे हैं। हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कई लोगों को पता ही नहीं है। कई बार मैंने देखा है, रील्स भी काफ़ी वायरल है आजकल, कि किसी के गैस पे बार बार दूध उबल के गिर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा वहम हो जाता है, अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो इसका कोई इफेक्ट भी होता है या इसको किस तरीके से देखा जाए? सर, दूध का गिरना गैस के ऊपर, इससे खतरनाक चीज नहीं हो सकती किसी घर में। इससे खतरनाक नहीं है कुछ? जिस भी घर में दूध और चाय उबलकर गैस पर गिरेगा, जिस दिन गिरेगा उस दिन घर में लड़ाई पक्का होगी। अच्छा। या क्लेश होगा। क्लेश होगा, या उस घर का सोना बिकेगा। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हमने तिजोरी रखनी है घर में, तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए? तिजोरी रखने की जो सबसे बेस्ट 2 पोजीशन मानी गई हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। मैं रवि वशिष्ठ आपको एक ऐसी जर्नी की तरफ आज लेके जाने वाला हूं जहां रेमेडीज़ आपको देखने को मिलेंगी और आपको ऐसे अचूक उपाय मिलेंगे जो आप करके अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं, बदलाव लेके आ सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर आज हमारे साथ हैं। जी हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं, वास्तु कंसल्टेंट है, न्यूमरोलॉजी करते हैं और गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और हस्बैंड वाइफ दोनों ही इस फील्ड में हैं काफ़ी टाइम से। हम उनसे उनके ऑफिस के बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और रेमेडीज़ तो हम लेने ही वाले हैं। आइए स्वागत करते हैं मिस्टर रोहित जोशी जी और विशाली जोशी जी का हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर। वेलकम सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट चैनल के अंदर कि आपने अपना इतना अहम टाइम हमारे लिए निकाला, क्योंकि मैंने देखा आजकल आपके काफ़ी पॉडकास्ट वायरल चल रहे हैं, तो जी। यार रीलें देख लेते हैं हम इंस्टाग्राम पे आपकी। थैंक यू, आपको हमें बुलाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, बिजी तो रह रहे हैं काफ़ी, बट आपको मना नहीं कर सकते थे हम। लेकिन पहले तो ये बताओ कि जितनी वायरल वीडियोस जा रही हैं तो आपके पास क्लाइंट बहुत आते होंगे जी। तो टाइम कैसे मैनेज करते हैं? सर, टाइम तो मैनेज करना ही पड़ता है। अपॉइंटमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो उसमें हम इसी हिसाब से अपॉइंटमेंट्स देते हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको भी इनकन्वीनियंस ना हो और हमें देखने में भी अच्छा लगे, क्योंकि लोग दूर से आते हैं। तो अगर हम उनको टाइम ना दे पाएँ तो वो भी एक मतलब रेलेवेंट चीज़ नहीं होती। तो इसलिए अपनी तरफ से तो कोशिश होती है कि जो आया है उसको पूरा टाइम दें। तो अपॉइंटमेंट थोड़ी स्केड्यूल करनी पड़ती हैं, थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। तो आप ज्योतिष की तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, कैसे आप दोनों ज्योतिष में आए? देखिए, मैं तो शादी के बाद जो है वो आई हूँ इस प्रोफेशन में। तो पहले इनके जो दादाजी हैं, ग्रैंडफादर इनके, वो एस्ट्रोलॉजी करते थे। प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन जैसे वो कहते हैं ना कि माथा पढ़ के ही बता देते हैं, जैसे गॉड गिफ्टेड था उनको। और उन्हीं से ये चीज़ जो है मेरे फादर इन लॉ तक पहुंची, फादर इन लॉ से फिर इन तक पहुंची, और फिर हम दोनों ने जैसे शादी के बाद जो है वो अभी आपकी थर्ड जनरेशन है? थर्ड यस, जनरेशन है। हमारे फैमिली में जो एस्ट्रोलॉजी शुरू हुई थी वो 1956 में, ऑलमोस्ट 1956 70 ईयर्स हो गए हैं। तो वी आर प्राउडली वी कैन से दैट वी आर द थर्ड जनरेशन एस्ट्रोलॉजर्स। और काफ़ी मेहनत लगी यहाँ तक पहुँचने में, और आज भी हमें पूरा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ता है, क्योंकि आज की जो मॉडर्न लाइफ है, सब्जेक्ट इतने हो गए हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस ग्रह के कंट्रोल में है, तो वो एक फाइंड आउट करना। अब हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं ज़्यादा, तो वो पूछते हैं हम कौन सी लाइन में जाएं। तो हमारी स्टडी पहले से 10 गुना बढ़ गई है, क्योंकि अगर हम अपडेट नहीं होंगे, प्रोफेशंस इतने आ गए हैं, तो आपको हर प्रोफेशन को जस्टिफाई करना है कि कौन सा प्रोफेशन किस ग्रह के कंट्रोल में है। तो फिर उसके लिए मतलब कई तरह का ज्योतिष किया है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, इन्होंने वास्तु, चलो हम दोनों ही करते हैं। जैसे जब शास्त्र लिखे गए थे तब एआई वगैरह नहीं था,
तो वो सब पढ़ना पड़ता है कि अब अपग्रेड करें अपने आप को कैसे, कि कौन से ग्रह जो है वो कौन से प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए टाइम हैं, टू टाइम स्टडी बदलती रहती है। बदलती रहती है। जब तो शास्त्र लिखे गए थे तब तो शेयर मार्केट नहीं होती थी, हाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं होती थी, ठीक है। तो चलो पुराने जमाने में जिसको हम बोलते थे सर्जरी तो होती थी, तो डॉक्टर वैद होते थे, तो हकीम होते थे, तो वो चीज़ें थी, आयुर्वेदा था। लेकिन अब तो प्रोफेशन, जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये अब एक नया प्रोफेशन बन चुका है नया और बड़ा profession। हाई फाई प्रोफेशन बन चुका है। तो अगर किसी ने पॉडकास्ट ही करना है जैसे आप ही करते हो, तो जैसे आपके स्टार्स बहुत अच्छे हैं पॉडकास्ट करने के लिए, आपको मतलब नेम एंड फेम मिल भी रहा है, आपको लोगों का प्यार भी मिल रहा है, तो ये डिपेंड करता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी काफ़ी हद तक इस चीज़ में भी हेल्प करती है ना कि आप बने किस चीज़ के लिए हो। तो अब जो हमारे पास फैमिलीज आती हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, तो हमसे पूछते हैं कि हम फर्दर स्टडी क्या करें। तो एक बार आप पहले ये बता दीजिए कि आप कौन कौन सी विद्या के ऊपर काम करते हैं। जैसे बेसिकली तो एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। जैसे एक ट्री होता है ना, तो एस्ट्रोलॉजी ट्री की तरह है। आगे बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी जो है वो एस्ट्रोलॉजी की ब्रांच है, जी। फिर वास्तु जो है वो भी एस्ट्रोलॉजी के साथ जुड़ी है। अब आगे रेकी है, न्यूमरोलॉजी है, फिर एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारी डीप स्टडीज हैं, जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी है, कृष्णमूर्ति पद्धति जिसे हम केपी एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पढ़ के फिर हम क्रक्स करा के एक मॉरल पे पहुंचते हैं, एक रिजल्ट पे पहुंचते हैं कि हाँ जी ये चीज़ है। कोशिश करते हैं कि पूरी तरह से अपनी अच्छी कैलकुलेशन करें और लोगों को अच्छी तरह से गाइड कर सकें। बेसिकली जो आपने पूछा है ना, तो ज्योतिष अब ज्योतिष नहीं रह गया है। हाँ, अब ज्योतिष अपने आप में मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया है कि वास्ट है। वास्ट हो गया, एक समुद्र की तरह गहरा है। जैसे सबसे पहले लाल किताब है, तो हम दोनों उसकी प्रैक्टिस करते हैं और टीच भी करते हैं। उसके बाद वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा गहरा समुद्र है। उसके बाद कृष्णमूर्ति पद्धति जैसा विशाली जी ने बोला है। उसके बाद एक्चुअल में आपके टेबे में प्रॉब्लम कहाँ पे, आपकी जन्मपत्री में ट्रबल कहाँ पे, उसको देखने के लिए जैमिनी ज्योतिष है जो काफ़ी टफेस्ट है। उसके बाद अब आ गया है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, तो हमारी जो दोनों की स्पेशलाइजेशन है वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है। उसके बाद नक्षत्र कंसल्टेशन है कि आपको किस करियर में जाना चाहिए। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी देख लो, तो एस्ट्रोलॉजी के इस वक्त 6 से 7 ब्रांचेस आ गई हैं। उसके बाद वास्तु आ गया, फिर रेकी आ गई, उसके बाद न्यूमरोलॉजी आ गई। अब जैसे हमारे पास एक लेटेस्ट मशीन है ऑरा स्कैनिंग की, किसी इंसान का ऑरा चेक करना हो, किसी बिल्डिंग का ऑरा चेक करना हो, वो कितने % काम कर रहा है, वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है या वो ज़मीन सो रही है, रिजल्ट दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। तो सर एस्ट्रोलॉजी अब अपने आप में इतना वास्ट सब्जेक्ट हो गया है कि हमें उसके लिए अपने आप को अपडेट रखने के लिए खुद को रोज 2 घंटे पढ़ना पड़ता है। जैसे ये है ना कि डायग्नोज पहले तो करना पड़ता है ना प्रॉब्लम को। कई बार ये होता है वैदिक से एक चीज पता चली लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चला, उस एग्जैक्ट को ढूंढने के लिए हम फिर आगे केपी एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं। मान लो वहां से नहीं पता चला तो जेमिनी में जाते हैं। जस्ट लाइक ऐसे हम प्रॉब्लम को एक्चुअल डायग्नोज करने के लिए इतना सारा कुछ जो है वो एस्ट्रोलॉजी में हमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सीखना पड़ा, डेली बेस पे देखना पड़ता है। हाँ, जैसे सिंपल आप एक चीज को समझे, एक लेहमैन लैंग्वेज में कई बार हम कोई इंसान बीमार हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो वो कहते हैं जी ये सिम्टम्स हैं, आप ये दवाई खा लो। पेशेंट 5-7 दिन बाद जाता है, डॉक्टर साहब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, कि एक्सरे करवा लेते हैं। अब एक्सरे करने के बाद मतलब पता चल रहा है कि अभी भी प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो रही, तो वो सीटी स्कैन या MRI करते हैं। तो दैट कम्स अंडर विद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस। तो अब हम जो एस्ट्रोलॉजी यूज़ करते हैं तो हम इसी हिसाब से करते हैं कि हम सीधा ही हम सिम्टम्स की तरफ ना जाएं, हम एक्सरे की तरफ ना जाएं, वी डायरेक्टली गो टू द सीटी स्कैन। अब अच्छा डॉक्टर और अच्छा एस्ट्रोलॉजर वो ही है जो प्रॉब्लम डायग्नोज कर ले। जब आप किसी की प्रॉब्लम डायग्नोज करोगे तभी आप उसको दवाई बता पाओगे, सॉल्यूशन दे पाएंगे। हाँ। तो उसी तरह से आपकी जन्म पत्रिका में आपका कौन सा ग्रह खराब है, जब तक वो एक एस्ट्रोलॉजर को नहीं पता है, तो वो अगर आप 10 तरह के उपाय कर लें रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कल की बात है, तो हमारे पास कल एक क्लाइंट आए थे, वो मतलब वो गुड़गांव से आए थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने लाख रुपए खराब कर दिए, मतलब लेकिन आप जो मेरे ग्रह उचके बोल रहे हो और खराब बोल रहे हो, वो सभी ने बोला कि उचके हैं। तो ये वो
फर्क होता है कि आप डायग्नोज कैसे कर रहे हो किसी कॉन्ट्रडिक्शन हो जाती है ना, तभी तो सब कहते हैं कि अच्छा जी एस्ट्रोलॉजी, फिर हम कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ बताता है, कोई कुछ कोई कुछ बताता बताता है, है। क्योंकि हर कोई जो है या तो वो अपने आप को लिमिटेड कर देता है रेड बुक के ऊपर, आगे और स्टडी नहीं करनी, या वैदिक कर रहा है, इससे आगे जाते ही नहीं है। तो फिर जब हमें फील होती थी ये चीज़ें कि लोगों की प्रॉब्लम को और कैसे हम अच्छे से डील कर सकते हैं, इसीलिए हमने फिर और सारी स्टडीज स्टडी करी। करनी स्टार्ट की। हाँ। हाँ। तो जैसे आप थर्ड जनरेशन है, तो आजकल आपके सामने कैसे कैसे नए केसेस आते हैं? बहुत तरह के आते हैं, पर सबसे ज्यादा जो है ना वो मेंटल इश्यूज आते हैं। मेंटल इशू। फाइनेंशियल भी हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल भी हैं, लेकिन मेंटल इश्यूज जो है ना हर Mental- दूसरे इंसान mental को में है। मतलब जो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद नहीं आ रही है, छोटी छोटी बात से हर्ट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है, घर पे हर एक सामान है जिससे हम इंजॉय या लग्जरी जिसको बोल सकते हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड ही नहीं है। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो है ना वो फेस करते हैं हम। तो मेंटल ब्रेकडाउन का इजी उपाय क्या है? एक रेमेडी ले लेते हैं। जैसे देखो आजकल सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के महीने में सबसे अच्छी जो रेमेडी है वो ये है कि जैसे बेलपत्र, बेलपत्र जिसे हम बोलते हैं, वो एक पत्ता लेना है, और वो एक पत्ते में ना एक्चुअली 3 पत्ते होते हैं, 3 पत्ते होते है ना, वो तोड़ के, और जैसे आजकल सावन में तो शिव जी के ऊपर भी बेलपत्र जो है वो चढ़ाए जाते हैं, जी। और उसका भी रीजन है कि क्यों चढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से मेंटल हेल्थ जो है उसको ठीक करने के लिए जब नहाना है, पानी की बाल्टी भरनी है और एक बेलपत्र उसमें डाल के रख देना है ओके। फॉर 5 मिनट्स ओनली, ठीक है। उसके बाद उस पानी से नहाना है। रेगुलर ऐसा करने से पूरा मंथ अगर आप कर लेते हैं या कोई भी ये कर लेता है, तो उसको 80 to 90% जो है वो रिलीफ मिल जाता है। मेंटल इश्यूज को किस तरह से फेस करना है, क्योंकि लाइफ है, इसमें तो प्रॉब्लम्स आनी ही आनी, ये तो कोई सेकंड और है ही नहीं इसमें ऑप्शन। यानी कि नहाने से 5 मिनट पहले बेलपत्तर का एक हाँ, पत्ता उसमें पत्ता डाल उसमें दीजिए। डाल दो, 5 मिनट पड़ा रहने दो, फिर उस पानी से नहाएं, और रेगुलर वो जो है वो करें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ सावन के महीने में ही, आप आगे पीछे भी पूरा साल भी वो चीज को यूज कर सकते हैं। तो मेंटल बहुत सिस्टम अच्छा। सही हो जाएगा। बहुत कई बहुत बार बढ़िया। हम रेमेडी बताते हैं तो कई लोग ना बड़ा सरप्राइज होते हैं कि आपने जो रेमेडी बताई है वो 10 रुपए की है, बिल्कुल। इससे फर्क पड़ेगा? हम्म, उसका रीजन क्या है कि वो पहले हजारों रुपए खर्च कर चुके हैं। कर चुके होते हैं, उनका बिलीव खत्म हो चुका होता है। नहीं, खत्म भी हो चुका होता है, उनको ये यकीन नहीं आता कि जब हजारों रुपए खर्च करके मेरा रेमेडी काम नहीं हुआ। मिली, जो 10 रुपए से खर्च करके कैसे मिलेगी? अब तो जो इन्होंने बेल पत्र वाली बोली वो तो फ्री है, पेड़ से आप खुद ही तोड़ लो ओम नमो शिवाय बोलकर, जी। ठीक है। और उसके बाद एक बड़ी वंडरफुल रेमेडी है कि फटकरी हर घर में होती है, जी। 80 रुपए किलो में कम से कम उसमें 15 से 20 पीस इतने इतने चढ़ जाते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कि कोई बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपके घर का कोई भी फैमिली मेंबर स्ट्रेस्ड है, एंग्जाइटी है, या उसको नींद नहीं आ रही, या मतलब आप कह लो कि पैल्पिटेशन हो रही है, दिल बैठ रहा है, तो उसमें एक सिंपल सी रेमेडी का फटकरी का पीस अपने हाथ में लीजिए, सिर से एंटी क्लॉकवाइज आप उसको 8 बार घुमाएं, हाँ। उसके बाद शोल्डर पे टच करें, हाथों पे टच करें, घुटने पे टच करें, और वो आपने फटकरी का पीस कुछ नहीं करना है, किसी गार्डन में जाना है, यहाँ पे फूल लगे हों, और वो उसका नाम लेके कि अपनी पराई नजर सड़े, आप वो फूलों के बीच में फटकरी रख दें, अपना ही नाम लेके, जिसकी भी नजर उतारी नजर आप, उतारी है। ओके। साथ में ये बोलना कि अपनी पराई नजर सड़े या उतरे, जो भी आप बोलना चाहो। फूलों में रखने का भी ना एक इम्पोर्टेंस है कि हमने जब नजर उतारी है, फूलों में क्यों रखा, बिल्कुल, गार्डन में क्यों रखा, हम किसी खाली प्लॉट पे क्यों नहीं फेंकते, कहीं गंदे नाले में क्यों नहीं फेंकते? सर, हम चाहते हैं कि जब नजर उतरे तो जिसकी नजर उतारी है वो फूलों की तरह महकता रहे, फूलों की तरह खिला रहे, हंसता रहे, और घर में भी जो है वो पॉजिटिविटी बनी रहे। यानी कि सिंपली ये नजर उतारने का एक उपाय है। सर, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, और आपको घड़ी देख ले, शायद 2 मिनट ज्यादा होंगे, इमीडिएटली ऐसा लगेगा कि जैसे कोई भार था सिर पे और उतार के कहीं साइड पे रख दिया, बस मतलब 120 सेकंड ज्यादा है, इतना इंस्टेंट रिजल्ट है इस रेमेडी का। और ये मतलब ग्रैंडफादर के टिप्स हैं हमारे, तो तब तो जो वो रेमेडी बताते थे ऐसे 40-50 साल पहले, तो तब वैल्यू भी थी 100 रुपए की, अब तो कोई वैल्यू नहीं है 100 रुपए की, तो वो 1 किलो में 15-20 पीस चढ़ जाते हैं, तो एक एवरेज 6-7 रुपए का पीस होता है फटकरी का, तो 6-7 रुपए से आप
इसको करो आप 4-5 बुधवार करो, करना बुधवार है, करना बुधवार है। हाँ, क्योंकि बुध जो ग्रह है वो हमारे नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, मरकरी। तो आप कभी नोटिस करो तो जैसे हम पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में कई बार गांव में आप चले जाओ या शहरों में भी, तो वो कई बार हम बोलते हैं इसका पारा बड़ा हाई है, या आज ये बुझा बुझा है जी। आज इसका पारा डाउन है, तो पारा हम बोलते हैं मरकरी को। ओके। तो मरकरी इंग्लिश में, हिंदी में अगर उसको ट्रांसलेट करें तो वो बुध ग्रह, मेटल। बुध ग्रह। हाँ। तो जो पारा है ना, उसको कंट्रोल जब करना हो, अगर बहुत हाई है तो वो बंदा लड़ेगा, झगड़ेगा, रोएगा, अगर लो है तो उदास हो जाएगा। उदास रहेगा। इन बोथ कंडीशंस नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन तय है। तय। तो आप बुधवार के दिन ये रेमेडी करें एंड सी द वंडरफुल रिजल्ट्स। तो अभी रेमेडीज चली रही है, तो मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन आया है। आजकल इंडिया में देखा जाता है काफ़ी पॉपुलेशन है जिनकी शादी नहीं हो रही या शादी होते होते रह जाती है, उसके लिए इजी रेमेडी क्या है आपके पास? आप यहाँ पे लोग अपने जठेरों को भूल चुके हैं जी। जठेरे का मतलब होता है कि आपकी कुलदेवी या आपके कुल देवता, जहाँ पे आपके पूर्वज जाते हैं, माथा टेकते हैं। अब आप वहाँ पे जाएं, हर साल जाएं, फल, मिठाई, तौलिया, कुर्ता पजामा और दक्षिणा, ये 5 चीज़ें आप वहाँ पे चढ़ाओ, हर साल माथा टेको। हाँ, अगर आपको ये नहीं पता कि हमारे जठेरे ही कहाँ पे हैं, हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कई लोगों को पता ही नहीं है, तो आप सबसे बेस्ट उपाय क्या है कि आप माता चिंतपूर्णी पे जाइए, वहाँ पे माथा टेकिए। सभी चिंताओं को दूर करने वाली माँ चिंतपूर्णी, या तो आप अपने जठेरे पे जाएं या माँ चिंतपूर्णी के दरबार में जाके माथा टेकें, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चढ़ा दें, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मतलब जिनकी शादी नहीं हो रही है, आप उनको रेकमेंड कर रहे हैं कि या तो जठेरों पे जाइए, अपनी पूजा कीजिए, या फिर आप माता चिंतपूर्णी जी के जाइए, माथा टेकिए, तो जल्दी से जल्दी शादी हो जाएगी और टिकी भी रहेगी। तो कई बार ये भी देखा जाता है कि कोई पर्सन है, पहले घर में बहुत सुख शांति थी, सब कुछ था, अभी वो घर के अंदर जाता है जैसे ही उसका मूड ऑफ हो जाता है, नेगेटिविटी रहती है। तो नेगेटिविटी दूर करने के लिए घर में क्या उपाय किया जाए? देखो, रीजंस तो बहुत हो सकते हैं नेगेटिविटी होने के, ठीक है, लेकिन एक ऐसा उपाय है जो मैं अभी बताने लगी हूँ आपको, जो अचूक समझो कि उसका रिजल्ट आना ही आना है, और विद इन 24 आवर्स वो रिजल्ट आ जाता है। 24 घंटे में रिजल्ट आएगा, और इसको कोई भी यूज कर सकता है। मान लीजिए किसी का टेवा देखा है, नहीं देखा, कोई भी इसको यूज कर सकता है अगर नेगेटिव एनर्जी फील होती है। एक कैम्फर का पीस लेना है, कैम्फर के ऊपर 4 लौंग रख देने हैं, उसको कटोरी में डाल के कैम्फर को जलाना है, जिसके साथ लौंग भी जलें, ठीक है, और घर में हर कॉर्नर, हर रूम में जाकर उसका जैसे धुआं है वो रखना है, करना है, और उसके बाद सारे घर में घुमा के उसको गेट पे ले जाके, मेन गेट जो है उसकी राइट साइड पे रख देना है। और उसके बाद जो है ये उपाय लगातार अगर 11 दिन तक करते हो तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और एक कपूर की टिक्की और 4 लौंग से आप नेगेटिविटी दूर कर दोगे? बिल्कुल होगा ही होगा, 100% है, ये आजमाई हुई चीज है, इफेक्ट करती है, इफेक्ट करती है, ये बात पक्की है। तो ऐसे ही हमें एक रेमेडी दीजिए कि छोटे बच्चे हैं, उनको अक्सर नज़र लगी रहती है, उसके लिए क्या उपाय किया जाए कि नज़र बार बार ना लगे और उतर जाए? बच्चे रोते रहते हैं, कई बार पेरेंट्स को समझ ही नहीं आता है कि क्या हुआ क्या नहीं। तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी या नजर अगर बच्चों को लगती है, खास करके छोटे बच्चों को कई बार खुद की लग जाती है, प्यारे लग रहे हैं, तो बिल्कुल एक ऐसी रेमेडी है जो करने से आप समझिए कि इमीडिएटली या विद इन 1 आवर वो नजर जो है बच्चे की वो उतर जाएगी। कैसे? हाँ, वो कैसे ये है कि जैसे हर घर में नजर उतारने का ये अचूक तरीका तो सबको पता है कि लाल मिर्चों से उतरती है। हाँ। लेकिन अगर 5 या 7 सूखी डंडी वाली लाल मिर्चें, उनके ऊपर नीम के तेल की अगर 7 बूंदें डाल के उसके बाद नजर उतारी जाए, नजर उतारने के बाद उसको गैस के ऊपर रखना है, गैस ऑन करके जला देनी है मिर्चें, और जब वो जल जाए जो उसकी राख बचे उसको सिंक में डालना है। लेकिन इसमें स्पेशल जो चीज है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि जब नजर उतार रहे हैं, जब वारना कर रहे हैं, तो ये अज्यूम जरूर करना है कि जिसकी भी नजर लगी है वो नजर उतर रही है, वो खत्म हो रही है। जितनी बार भी महसूस करना जरूरी है, महसूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, फील आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका वो जो
टोटका है ये वाला, उसका असर आएगा। उसको जला के जो राख बचेगी उसको सिंक में डालना है और ऊपर से पानी चला देना है। विद इन 1 आवर आपको ये फील होगा कि आपका बच्चा जो है वो बैलेंस हो गया, हंसता खेलता है, और अगर किसी भी तरह की नज़र के कारण उसकी हेल्थ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी। तो 1 घंटे में ये टोटका आपका असर करेगा? बिल्कुल, 1 घंटा भी नहीं लगेगा, मैंने मैक्सिमम 1 घंटा बोल दिया, लेकिन विद इन 1 आवर आपको रिजल्ट या जो है वो मिल जाएगा, पक्की बात है ये। जी जी। तो ये टोटका तो हो गया। अगर हम बात करें, कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई होगी, बेचारा बार बार वो ट्राई कर रहा है जॉब मिले उसको, या फिर किसी को जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो क्या काम किया जाए, टोटका किया देखिए जाए? जॉब के लिए ना सबसे जो इजी चीज़ है और जो सबसे ज़रूरी चीज़ भी है वो है सूर्यदेव। सूर्यदेव। सूर्यदेव का जो फेवरेट फ्रूट है वो है अनार। ओके। आपने रविवार गुलाबी रंग पहनना है, अनार लेना है और शिव मंदिर जाना है। अनार ही क्यों चढ़ाना है कि जैसे हमारे ऊपर जब कष्ट आता है तो हम खुद की बलि चढ़ाते हैं, वो अनार एक बलि के रूप में यूज़ किया जाता है। ओके। और उसमें अनगिनत दाने हैं और उतनी ही बलियां हैं, तो आपके ऊपर आए हुए कष्ट वो बलि के रूप में चढ़ जाते हैं। और सूर्यदेव के जो अपने इष्ट हैं वो भगवान शिव हैं जी। तो आपने 1 अनार, 10 रुपए का सिक्का और कच्ची लस्सी रविवार के रविवार शिवलिंग पर अर्पित करें। आपकी जॉब में कोई अड़चन नहीं आएगी। अगर जॉब नहीं मिल रही तो अच्छी जॉब मिल जाएगी और मान सम्मान भी बढ़िया हो जाएगा। और कितने रविवार करना पड़ेगा? ये आप 3-4 महीने करें, और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पूरी लाइफ ही इजी रहे तो हर संडे करें। हर संडे करके लाइफ को इजी बनाया जा सकता है और इससे नेम एंड फेम मिलेगा, करियर अच्छा रहेगा, फादर के साथ रिलेशनशिप से रहेंगे, फादर की हेल्थ अच्छी रहेगी और खुद की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। जी। कई बार मैंने देखा है, रील्स भी काफ़ी वायरल है आजकल, कि किसी के गैस पे बार बार दूध उबल के गिर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा वहम हो जाता है अपनी लैंग्वेज में बोलो तो इसका कोई इफेक्ट भी होता है, या इसको किस तरीके से देखा जाए? सर दूध का गिरना गैस के ऊपर, इससे खतरनाक चीज़ नहीं हो सकती किसी घर में। इससे खतरनाक नहीं है कुछ भी नहीं है। दूध रिज्जक है। अब दूध गिर रहा है तो वो रिज्जक जल रहा है आपका आग के ऊपर। तो रिज्जक कौन है आपके घर में? रिज्जक है पुत्र जी। रिज्जक है पैसा। उसके बाद जो रिज्जक है वो घर का मुखिया है। तो वो दूध नहीं गिर रहा है गैस के ऊपर, दूध नहीं जल रहा है, ये तीनों चीजें जल रही हैं। ओके। और जिस घरों में दूध और चाय उबल के गैस पे गिरेगा उनके घर में ये 3 चीजें स्टेबल कभी भी नहीं हो सकती। तो एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। कई लोग बहुत लापरवाह रहते हैं इस चीज के लिए, लेकिन बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और दूध और चाय बिल्कुल एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए गैस के ऊपर। तो मतलब इससे हमेशा ध्यान रखो कि दूध और चाय ना गिरे। सर नोटिस करें, अगर आपके लोग जितने भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, जिस भी घर में दूध और चाय उबलकर गैस पर गिरेगा, जिस दिन गिरेगा उस दिन घर में लड़ाई पक्का होगी। अच्छा। या क्लेश होगा या उस घर का सोना बिकेगा। अगर आप अपना सोना भी बचाना चाहते हो, अपनी नींद भी बचाना चाहते हो, घर की सुख शांति भी चाहते हो, तो दूध और चाय एक बूंद भी ना गिरे गैस पे। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है सर, पुत्र की तरह जरूरी है। तो इतनी रेमेडीज आप दे रहे हैं, उपाय दे रहे हैं, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा इशू है आज की डेट में शराब का, ड्रिंकिंग का, क्या उसको छुड़ाने के लिए भी फैमिली मेंबर कोई उपाय कर सकते हैं कि शराब घर के अंदर ही ना आए? बिल्कुल। देखिए, ड्रिंक करना चलो लोग करते हैं, है तो अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कभी कभार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर किसी को ऐसी हैबिट है, कई हमारे पास लोग आते हैं सुबह शाम जो है वो ड्रिंक ड्रिंक ड्रिंक, घर जो है उनको बिल्कुल घर की तरफ ध्यान नहीं देते। तो इस प्रॉब्लम का एक बड़ा सिंपल सा लेकिन बड़ा इफेक्टिव हल ये है कि एक पानी का ग्लास लेना, जैसे वाइफ कर सकती है ये उपाय। पानी का ग्लास लेके उसमें 2-3 बूंद जो डालनी है सरसों के तेल की, ठीक है, 2-3 बूंद डालनी है शराब की, और वो पानी सारा का सारा जो है वो कच्ची जमीन जहाँ पे मिट्टी हो घर के बाहर वहां डाल देना है, और ऐसा 43 डेज तक लगातार करना है। घर के बाहर डालना है? घर के बाहर डालना है 43 दिन तक लगातार। ये बहुत जरूरी है कि बीच में मान लो एक दिन छूट गया तो अगला दिन फिर से पहला दिन गिना जाएगा, इसलिए 43 डेज तक लगातार ये जो काम है वो करना है। इससे क्या होगा, मान लो वो छोड़ता नहीं है इंसान, लेकिन वो काफी हद तक कम जरूर हो जाएगा, ये श्योर है। ये बिल्कुल मतलब आजमाई हुई चीज है। आजमाया कभी? आजमाया है, बहुत सारे लोगों को बताते हैं। सालों से आजमा रहे हैं, मेरे ख्याल से ग्रैंडफादर की रेमेडी है, तो वी आर यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 50 इयर्स। ओके। इसका बहुत बड़ा अच्छा टोटका है और बड़ा अच्छा रिजल्ट है, और लोग आते हैं अप्रिशिएट करते हैं कि हमारे घर में से शराब 60% निकल गई है, 70% निकल गई है,
इतना भी काफी है मुझे लगता इतना भी है। काफी है। अगर जिसके घर में डेली सुबह शराब पी शाम, रहे हैं सुबह शाम, हाँ। अगर वो 50% पे भी आ जाए तो हाँ तो भी बहुत लाइफ बड़ी उनकी बात सुधर है। जाएगी। हाँ तो इसी के साथ में आप एस्ट्रो में हैं, ठीक है, तो साढ़े साती शनि की और डैया, ये दो शब्द ऐसे हैं जो हर एक पर्सन जिससे डरता है कहीं ना कहीं। तो क्या ये डरना जरूरी है? आपको किसने बोला डरना जरूरी है? मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, रील्स देखी। आप खुद भी तो करते हो। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, न्याय के देवता। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको न्याय करना है, लेकिन खुद के साथ। सबसे नंबर 1 आपको पंक्चुअल होना चाहिए। नंबर 2 आपको डिसिप्लिन होना चाहिए। नंबर 3 आपको फाइनेंशियली ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके। अगर ये 3 चीज़ आप कर रहे हो तो साढ़ सती और ढैया ये दोनों कभी तंग नहीं करेंगे। लेकिन एक ऐसी रेमेडी, साढ़ सती हो या ढैया हो, अगर आप वो कर रहे हो तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो अब रेमेडी बहुत क्या ही है? सिंपल है। कुछ ना करें आप, हर 6 महीने बाद शनिवार वाले दिन आप एक पेड़ शमी का शमी का पेड़। किसी भी गार्डन में लगा दो, ठीक है। और सैटरडे के सैटरडे आप एक तेल का दिया पीपल के नीचे जगाओ, ये सभी दोषों को खत्म कर देगा। तो मतलब ये नेगेटिविटी अगर महसूस भी होती है तो उसको पॉजिटिव में बदल देगा। देखिए, शनि नेगेटिविटी नहीं देते, शनि पनिश करते हैं। जब आप तीनों चीजों से दूर होते हैं, पंक्चुअलिटी से दूर होते हैं, फाइनेंशियली ऑनेस्टी से दूर होते हैं, या डिसिप्लिन से दूर होते हैं, तो शनि ने पनिश करना है। तब डरने की जरूरत है अगर आप आलसी हो, सुबह 9 बजे उठ रहे हो, आपका कमरा खराब है, वॉशरूम बिल्कुल तहस नहस है, आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ है, रात को 2 बजे सो रहे हो, सुबह 11 बजे उठ रहे हो, तो शनि पनिश करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अदरवाइज नहीं करेंगे। तो एक लोगों के ये भी बहुत क्वेश्चन रहते हैं कि कोर्ट कचहरी का कोई केस हो गया है या किसी केस में उलझ के बैठ गए, कोर्ट कचहरी नॉर्मल है, तो कोर्ट कचहरी के चक्कर कम हो जाए, बच जाए, उसके लिए कोई रेमेडी है? एक ऐसा टोटका है कोर्ट कचहरी के लिए कि घर पे ही करने वाला है, लेकिन किसी भी तरह का कोर्ट केस है कि खिंचा जा रहा है और कुछ हल नहीं निकल रहा, जी। तो एक ढक्कन लेना है शराब का, ठीक है, यानी एक छोटा सा ढक्कन, इसमें थोड़ी शराब डाल के, ये भी 43 डेज तक लगातार करना है। सूर्य उदय होने से पहले, बिफोर सनराइज, जी। घर के बाहर गेट के पास राइट हैंड पे वो जो शराब का एक ढक्कन है वो गिरा देना है और 43 दिन तक लगातार ऐसे ही करना है। मान लीजिए सनराइज जो है वो 5, 5:30 हो रहा है, तो ये उपाय 4, 4:30 तक कर देना है। और लगातार अगर 43 डेज तक कर लेते हैं तो कोर्ट कचहरी में बहुत ज्यादा राहत मिलती है। मान लो कि वो लंबा खिंचा जा रहा है और कुछ भी हल नहीं निकल रहा, तो वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाता है और फेवर में होता है। अच्छा, फेवर में भी होता है? फेवर में भी होता है, मेन तो ये चीज है। शनि न्याय के देवता है ना, तो जो लीक कर है वो इटसेल्फ राहु और शनि है। ओके। तो सूर्य सनराइज से पहले क्यों? क्योंकि अंधेरा जो है वो शनि का टाइम है। जी। तो शनि का जो टाइम शुरू होता है वो रात को 8 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक होता है। तो पो फटने से पहले आपने आधा पौना घंटा पहले ये रेमेडी कर देनी है और कोर्ट कचहरी घर से कम हो जाती है। पर स्पेशल ये है कि 43 डेज तक लगातार करना है इसको, रेगुलर बेस पे रेगुलर करना है। अगर एक दिन भी छूटा तो अगला दिन फिर से पहला दिन गिना जाएगा और 43 फिर से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा फिर से। तो ये रेमेडीज हैं, आप इतने रेमेडीज बता रहे हैं, तो एक क्वेश्चन ये है कि वशीकरण क्या सच में होता है? होता है। होता है। तो उसका भी कोई आपके पास उपाय है? देखिए सर, एक्चुअली जो शब्द एग्जिस्ट करता है तो वो प्रॉब्लम भी होती है। वशीकरण अगर हम बात करें शास्त्रों में, तो आप पॉडकास्ट करते हो, हम भी रीले देखते हैं, कोई क्लाइंट ही भेज देता है, मजाक के तौर पे भेज देता है कि 1 घंटे में वशीकरण हो रहा है। हाँ। सर ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। वशीकरण के जो मंत्र होते हैं, स्पेशली मंत्र होते हैं, वो 1.25 लाख मंत्रों का जप होता है और एक मंत्र का जो एस्टिमेटेड खर्चा है नॉर्मल, वो 1 रुपया है। ओके। 7 दिन पूजा चलती है, 7 ब्राह्मण इस पूजा में बैठते हैं, रोज 4 घंटे पाठ करते हैं। लेकिन वशीकरण अगर हम बोलें कि किसी के ऊपर, तो आप किसी को वश में नहीं कर सकते। तो ऐसे तो कोई किसी को भी वश में कर लेगा 1.25 लाख रुपए खर्च करके। कौन सी बड़ी बात है? आज के टाइम में। तो ये वशीकरण तब यूज किया जाता है कि मान लीजिए जेन्युइन केस हो, पति पत्नी का केस हो, उनमें मन मुटाव बढ़ गया है, तो हमने घर बचाना है, जब तोड़ना नहीं है, तब हम इस विधि का उपयोग करते हैं। लेकिन वो भी एक्सट्रीम कंडीशन में जाके, जब हमें लगे हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, जहाँ हमें कुछ समझ नहीं आ रही, तो हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं इसमें
वशीकरण में माँ दुर्गा को याद किया जाता है, सात्विक तरीके से याद किया जाता है, 7 दिन किया जाता है 7 ब्राह्मणों के द्वारा। अब इतनी लंबी चौड़ी विधि है, तो हम देखते हैं कई बार कि कई कंसल्टेंट आके कह देते हैं कि 1 घंटे में हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये रेमेडीज तो चल रही हैं, लेकिन मैं ये ध्यान दे रहा हूँ कि आप दोनों ने जो वॉच है वो राइट हैंड में पहनी है, जी हाँ जी जी। तो लेफ्ट में बिल्कुल। पहनते हैं। जी वॉच जो है वो राइट हैंड में पहनने का रीजन ये है कि समय जो है हमारा हमेशा सही चलना चाहिए, राइट रहे। राइट चलना चाहिए। इस वजह से जो काम करने वाले लोग हैं मोस्टली, जो अपने हाथ से काम करते हैं या जो बिजनेस में हैं, उनको ऑलवेज राइट हैंड में ही घड़ी पहननी चाहिए। और एक चीज स्पेशल और है कि घड़ी का जो ये स्ट्रैप है ये मेटल का होना चाहिए, ओके। लेकिन ब्लैक मेटल नहीं होनी चाहिए। इसमें आप सिल्वर, गोल्ड, रोज गोल्ड वो कुछ भी ले सकते हो, पर समय को सही रखना है तो राइट साइड पे ही आपको घड़ी जो है वो पहननी चाहिए। मतलब ये भी कहीं ना कहीं एक रेमेडी आपकी। ये भी रेमेडी है, रेमेडी है, बिल्कुल और रेमेडी है। हम कितने सालों से बांध रहे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट आएगा, हाँ, पक्का आएगा। 100%। तो आप वास्तु कंसल्टेंट भी है, ठीक है, काफ़ी वास्तु मैंने देखा है कि आप करवाते हैं। तो वास्तु के अकॉर्डिंग अगर हमने तिजोरी रखनी है, घर में तिजोरी कहाँ रखनी चाहिए? तिजोरी रखने की जो सबसे बेस्ट 2 पोजीशन मानी गई हैं, पहली दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा। ओके। तो पश्चिम दिशा हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि पश्चिम दिशा में क्यों रखनी चाहिए तिजोरी। पश्चिम दिशा के जो ऑनर हैं वो हैं वरुण देव। ओके। वरुण देव और कुबेर देव, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो उन्होंने एक दूसरे को ब्लेसिंग्स दी हुई हैं कि यहाँ पे आपका सम्मान होगा, मैं वहाँ पे रहूँगा, रहूँगा। ठीक है। तो हमेशा तिजोरी पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए, प्रॉपर पश्चिम हो आपके घर का 90 डिग्री पे, और प्रॉपर साउथ होना चाहिए। और वो जब आप तिजोरी खोलो, या तो वो ईस्ट की तरफ ओपन होनी चाहिए या नॉर्थ की तरफ ओपन होनी चाहिए। ओके। उससे आपके घर में लक्ष्मी बढ़ेगी, आपका पैसा टिकना शुरू हो जाएगा, और फाइनेंशियल कंडीशन है वो बेटर होती जाएगी आपकी फैमिली की, मतलब उससे पैसे का बहाव और बढ़ जाएगा। बढ़ भी जाएगा और टिकना भी शुरू हो जाएगा। तो घर में बीमारियां बनी रहती हैं, मैंने सुना है वास्तु के अकॉर्डिंग उसको भी सुधारा जा सकता है, तो मेडिसिन कहाँ रखनी चाहिए? देखो, बीमारी आने के कारण अलग अलग हो सकते हैं, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। हाँ, लेकिन आपकी घर में दवाई आ गई है, बहुत ज़्यादा आ गई है, तो आप उसको नॉर्थ में रखो, जो आपका प्रॉपर नॉर्थ हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट का जो सेंटर हो, नॉर्थ ईस्ट, उस जोन में रखें आप अपनी मेडिसिन। उससे मेडिसिन बॉडी को लगनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे घर से मेडिसिन कम होनी शुरू हो जाती है। कम होनी शुरू होती लोग सिरहाने के पास रख लेते हैं, सुबह उठते हैं तब दवाई नजर आ रही है, रात को सो रहे हैं तब दवाई नजर आ रही है, दोपहर को रेस्ट कर रहे हैं तब दवाई नजर आ रही है। तो अपने सिरहाने के पास मत रखें, तो अपना एक कोई बॉक्स बना लें नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे दवाई लगनी भी शुरू हो जाएगी और घर से जानी भी शुरू हो जाएगी। मतलब इस तरीके से वास्तु काम करता है। हाँ, वास्तु काम करता है, लेकिन बीमारी आने के कारण कुछ भी हो सकते हैं ना, कि आपका नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है वो खराब होगा, आपकी नॉर्थ ईस्ट की स्टेयर्स हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, आपकी नॉर्थ ईस्ट की किचन है। तो आपके घर में अगर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट ये तीनों शुभ दिशाएं मानी गई हैं, जी। तो इनमें आपने कहीं पे कोई गड़बड़ कर दी तो बीमारी आ सकती है, तो डिप्रेशन भी आ सकता है, हेल्थ इशू आएंगे ही आएंगे। तो वास्तु में ऐसी भी कोई दिशा है जहाँ सोने से आपका कंट्रोल बढ़ जाता है, चाहे समाज पे हो चाहे फ्रेंड सर्कल में? हाँ जी बिल्कुल। घर पे एक ऐसी डायरेक्शन होती है जहाँ अगर हमारा रूम है जहाँ हम सोते हैं, तो फैमिली वाले जो मेंबर्स हैं वो हमारी बात सुनेंगे, हमारे कंट्रोल में तो नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा जरूर है कि जैसे आपकी बात जो है उसको रिस्पेक्ट देंगे। जी। और वही चीज जो है वो रिलेटिव्स में भी होगी और वही चीज जो है वो सोसाइटी में होगी। जी। और वो डायरेक्शन है साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन। हाँ, अगर साउथ डायरेक्शन में आपका रूम है तो समझिए कि आपके हाथ में या आपकी बात में या आपका जो एक ऑरा है उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है कि लोग बहुत ज्यादा आपसे इन्फ्लुएंस रहते हैं और आपकी बात जो है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। हाँ, देखिए साउथ डायरेक्शन ऐसा है कि जो साउथ डायरेक्शन है वो मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, तो मंगल को हम बोलते हैं Authority। सेनापति, लीडर। तो जब आप साउथ में सोते हैं तो आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज आनी शुरू हो जाती हैं। हाँ। आप समाज को लीड करते हो, आप अपने दोस्तों को लीड करते हो, आप अपने ऑफिस में लीड करते हो। तो इफ यू नीड लीडरशिप क्वालिटीज तो आपको अपने घर में साउथ दिशा में सोना चाहिए। तो ऑफिस से बात याद आई कि अगर किसी ऑफिस का कोई बॉस है, ठीक है, हमें हर एक ऑफिस में बॉस होता है, तो बॉस की चेयर किस डायरेक्शन में होनी चाहिए? वो भी साउथ में होनी चाहिए, ठीक है। आप साउथ डायरेक्शन ही लीडरशिप की है ना, वो घर हो, हॉस्पिटल हो, हमने कितने हॉस्पिटल डिजाइन किए, कितने स्कूल डिजाइन किए हैं,
तो हम कोशिश करते हैं कि जो मेन कंसल्टेंट है या प्रिंसिपल है उसका रूम साउथ में आ जाए। उसमें उनका अगर रूम साउथ में नहीं आ रहा तो जो भी कमरे की डायरेक्शन है उसकी साउथ वॉल पे उनकी चेयर लग जाए। तो साउथ इज वेरी लेकिन अगर एम्प्लॉयज जो हैं वो साउथ में बैठ रहे हैं तो एम्प्लॉयज जो हैं वो बॉस के ऊपर हावी होना शुरू हो जाएंगे या कहना नहीं मानेंगे, वो एक कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे अपने बॉस को। इसलिए साउथ में वर्कर्स या जो एम्प्लॉयज हैं वो नहीं बैठने चाहिए। बॉस की चेयर या बॉस का जो एक चैम्बर है वो साउथ में साउथ होना में। चाहिए। तो जैसे वास्तु की हम बात कर रहे हैं, अगर किसी ने कोई घर ले लिया, सपोज किसी ने कोई घर खरीद लिया अपने रहने के लिए, रह भी रहा है वो साल 2 साल से, उसके बाद उसको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस होने शुरू हो गए, किसी ने आके बोल दिया कि तेरा तो घर ही वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उस टाइम पे ना उसके पास इतना फाइनेंस है कि वो घर बेच के कहीं और शिफ्ट हो सके, तो वो सोल्यूशन क्या है उसके पास? देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट फाइंड आउट करो। आप अपने घर का जो नॉर्थ ईस्ट है उसको नीट एंड क्लीन रखो, वहाँ पे फ्रेग्रेंस रखो, थोड़ा सा परफ्यूम छिड़कें उस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट में। और उसके बाद आप जब घर में थोड़ा सा पोछा लगाते हैं तो 1-2 दिन छोड़ के उसमें पानी में सेंधा नमक लगाएं। ओके, सेंधा नमक डालने से जो पोछा लगता है तो उससे घर से नेगेटिव एनर्जी दूर है। निकलनी शुरू हो जाती है। नॉर्थ ईस्ट को ठीक रखने से भी माइंड जो है वो आपका रिलैक्स हो जाएगा। और उसके बाद आपको जो चीज़ चाहिए कि आप अपनी छत के ऊपर क्लटर इकट्ठा ना होने दें। ओके, जैसे लोग टूटा हुआ फर्नीचर डाल देते हैं, बिल्कुल। सरिया डाल देते हैं। छत बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, टूटी हुई सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, बांस नहीं होना चाहिए, कांच नहीं होना चाहिए, छत पे लोहा नहीं होना चाहिए। और एक हम घरों में जाते तो कई बार नहाने के बाद लोग आते हैं वॉशरूम से बाहर, वो टॉवल दरवाजों पे टांग देते हैं, जी, उससे भी बचना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें। हाँ, अगर कुछ अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको घर में अपनी वास्तु की पूजा हर साल करवानी चाहिए। वास्तु की पूजा करवानी चाहिए। हाँ, प्रॉपर पूजा होती है वो वास्तु की, 2.5-3 घंटे की पूजा होती है। किसी अच्छे शास्त्री जी से वो पूजा आपको करवानी चाहिए, उससे भी घर में पॉजिटिव रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाएंगे। तो आजकल एक काफ़ी इशू चल रहा है ऑटिज्म एंड ADHD, ठीक है, ये जो बीमारी हैं काफ़ी फैल रही हैं आज की डेट में, ठीक है, तो इसको कैसे सही किया जा सकता है एस्ट्रोलॉजी के वास्तु के अकॉर्डिंग? देखो, सबसे पहले सही करने से पहले ये पता होना चाहिए कि हो क्यों रही है। हो क्यों रही है? पहले तो इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो सडनली क्यों ये एक बाढ़ सी आ गई है कि कभी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बच्चे को ऑटिज्म है, या बहुत सारे बच्चों को, हर तीसरे बच्चे को मैं कहूंगी कि ADHD की प्रॉब्लम है। जी, और ADHD की पहचान ही नहीं कर पाते पेरेंट्स। बच्चों, उनको लगता है कि शायद जो बच्चे हैं हमारे वो बहुत ज्यादा शरारती हैं। हाँ शरारती हैं, लेकिन एक्चुअली में वो डिस्ट्रक्टिव बच्चे होते हैं कि कभी कोई चीज तोड़ेंगे, कभी कॉपीज जो है वो फाड़ देंगे, और भी तरह की उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं दोनों, वो इसलिए इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं क्योंकि आजकल मोबाइल का यूजेज इतना ज्यादा है। और इवन की जो प्रेग्नेंट वुमेन है, जो जिनका बेबी होने वाला होता है, वो भी हद से ज्यादा जो है वो मोबाइल यूज करती हैं। इतना ज्यादा मोबाइल यूज करने के कारण जो मोबाइल की बैड जो एनर्जीज या रेज हैं वो इफेक्ट करती हैं बच्चों के ऊपर जो अभी दुनिया में आने वाले हैं। तो फिर इसी वजह से ये एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ऑटिज्म और ADHD जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर उपाय की बात करें कि अगर आ ही गई है अभी ये प्रॉब्लम, तो एस्ट्रोलॉजिकली क्या उपाय करने चाहिए, तो उपाय जो है इसके लिए मून का उपाय जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मरकरी का भी, हाँ, मरकरी का भी है। सबसे इजीएस्ट चीज ये है कि जब भी बच्चे को नहलाना है, पानी में कच्चा दूध डाल के, जैसे 1 चम्मच 2 चम्मच या आधी कटोरी इतना दूध डाल के फिर बच्चे को नहलाया जाए रोज, ये एक रूटीन रखी जाए। उसके बाद जो है बुध का उपाय तो बहुत सिंपल है, फटकरी का एक पीस लेना है और बच्चे के सिर से 5 बार वार कर उसको फूलों में, जहाँ फूल हों वहां रख देना है। ये भी एवरी वेंसडे करना है 2-3 महीने के लिए। तो मेडिसिन और ये उपाय साथ साथ में चलें तो बच्चा बहुत जल्दी रिकवर होता है। पेरेंट्स पहचान ही नहीं पाते कि इनको ADHD है। हमारे पास आते तो हम एस्ट्रोलॉजिकली उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और आप ये जो है ये उपाय कीजिए। यानी कि एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आप ये उपाय कीजिए और डॉक्टर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की जो वुमन है, स्पेशली जो प्रेग्नेंट वुमन है, उसको मोबाइल जो है वो कम से कम रखना चाहिए अपने आसपास जी, बहुत कम रखना चाहिए। ये बीमारी की जड़ है एक तरह से, बीमारी की जड़ है। हाँ। तो ये उपाय करके और अच्छे डॉक्टर की सलाह के साथ
इसको ये दूर प्रॉब्लम किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाती की है। जा सकती है। ऑटिज्म जो है वो भी जल्दी पकड़ा जाए तो बहुत ज्यादा उसके अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन ADHD तो 100% क्योर हो जाती हो है। जाती है। हाँ तो आप न्यूमरोलॉजी भी करते हैं, ठीक है, हाँ जी। हाँ न्यूमरोलॉजी जी। एक्सपर्ट हैं, हाँ जी। तो घर का नंबर क्या होना चाहिए? देखो घर का जो नंबर है वो अगर तो आपके हाथ में है कि आप कौन सा नंबर चूज कर सकते हो, तो जो भी घर में आपका जो हेड ऑफ द फैमिली है, ठीक है, उनका जो बर्थ नंबर है, बर्थ डेट ऑफ बर्थ का जो नंबर है, जो हमें जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, जी। उसके अकॉर्डिंग घर का नंबर होना चाहिए। अगर उनके साथ वो फेवरेबल है, क्योंकि घर में अगर 4 या 5 या 6 मेंबर्स हैं तो हर किसी के साथ तो नंबर फेवरेबल नहीं हो सकता, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली का जो नंबर है उसके साथ फेवरेबल नंबर घर का हो तो घर में सारा कुछ अच्छा रहता है। रहता है। हाँ तो मोबाइल नंबर का टोटल क्या लेना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत कंट्रोवर्सीज चलती रहती है, रील्स में देख लो कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? वैसे तो किसी के लिए भी पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि भाई ये वाला नंबर जो है वो सबके लिए अच्छा है, या ये वाला नंबर जो है पर्टिकुलर वो सबके लिए खराब है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हर किसी के लिए कोई ना कोई नंबर जो है वो फेवरेट होता है या फेवरेबल होता है। ठीक है, ये तो अलग अलग हर किसी के लिए अलग ही रहेगा। लेकिन जो ये रील्स चलती हैं कि 8 अच्छा नहीं है या 4 अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी गलत है। तो इस चीज के नहीं ऊपर नहीं जाना। हो सकता है किसी के लिए 8 बहुत अच्छा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं है कि यही पर्टिकुलर नंबर सबके लिए अच्छा होगा, वो नहीं होगा, वो हर किसी के लिए इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है। अब तो अगर कैसे हम चूज करें? अब ऐसा है ना कि मान लीजिए मेरे पास एक्चुअल में 2 नंबर हैं, एक हम मेरा पर्सनल नंबर है, एक हमारा ऑफिस का नंबर है। जी। तो जो मेरा पर्सनल नंबर है उसमें तो 6-8 आते हैं। हम्म। तो वी आर डूइंग प्रैक्टिस फ्रॉम द लास्ट 26 ईयर्स। जी। तो कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गड़बड़ हो रही है। डे बाय डे करियर प्रभु की कृपा है, ग्रैंडफादर की, फादर की कृपा है, बढ़ ही रहा है। बढ़ रहा जो हमारा अपॉइंटमेंट नंबर है उसमें 6-4 है। 6-4 है। हाँ, जो मेरा पर्सनल नंबर है उसमें 6-8 है, एक में 6-4 है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसका टोटल मैटर करता है कि वो जो टोटल आ रहा है वो आपके नंबर के साथ कंपैटिबल है। और एक्चुअली या हर नहीं एक है। नंबर यूनिक है। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक जितने नंबर्स हैं उनकी एक अपनी अपनी अलग से क्वालिटी है। ठीक है, तो ये नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर नंबर तो बहुत शैतानी वाला नंबर है और ये जो पर्टिकुलर है बहुत ही सीधे होते हैं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, कुछ ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो पता है कि हाँ इस नंबर के हैं ही हैं, लेकिन कुछ नंबर जो है वो कुछ ज़्यादा ही मतलब उनको एग्जैजरेट कर देते हैं कि नंबर 4 जो है वो इस तरह से है, खराब है, या ऐसा नहीं होता। जितना नंबर 4 वाला जो है वो क्रिएटिव है, उतना और कोई नंबर नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है कि नंबर 4 वाले जो है वो किसी की नहीं सुनते, वो अपने मन की सुनते हैं, उनको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता, एंड सो ऑन। हर एक नंबर जो है उसकी अपनी एक अलग क्वालिटी है। तो अगर जैसे मेरा रियल एस्टेट का काम है जी। मैंने कोई नंबर लेना हो, तो हाँ। नंबर का टोटल क्या होना चाहिए रियल एस्टेट वालों के लिए? अगर तो ऑन द होल देखें कि रियल एस्टेट वालों के लिए नंबर कौन सा होना चाहिए, दैट इज नंबर 3। नंबर 3। यस, नंबर 3 रियल एस्टेट वालों के लिए दी बेस्ट नंबर है। आपकी वाइफ का नंबर 3 है, शी इज लकी फॉर यू। यस। तो ये टोटल नंबर देखा जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर्स का? टोटल नंबर, हाँ जी, पूरा टोटल करके मान लो कि किसी घर का नंबर है टोटल, या मोबाइल का नंबर है, तो रियल एस्टेट वालों के लिए वो टोटल नंबर का जो एक सिंगल डिजिट बनकर आएगा वो नंबर 3 होना चाहिए इन जनरल। लेकिन बाकी वैसे हर किसी के लिए अलग से है, वेरी करता है। यस। तो अगर हम बात करें गाड़ी के नंबर की, जी। ऐसा कौन सा नंबर का टोटल है जिसका एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होता है, अवॉइड करना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे नंबर 9 जो है ये मार्स का नंबर है, और किसी भी गाड़ी का नंबर स्पेशली अवॉइड कर सके तो 9 नहीं होना चाहिए, यानी टोटल में 9 नहीं होना चाहिए। जैसे 0045 इसका टोटल 9 है, यानी कि लास्ट के 4 डिजिट लेने हमने। हाँ। जो भी आगे कोड है वो तो नहीं लेंगे हम, लेकिन जो लास्ट के नंबर्स हैं 4 वो हम उसको जोड़ेंगे। अगर उसका टोटल 9 आ रहा है तो वो आप कोशिश कीजिए कि अवॉइड करें, क्योंकि नंबर 9 वाली जो गाड़ियां हैं उनके एक्सीडेंट्स जो मैक्सिमम एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। उसका एक और भी रीजन है कि नंबर 9 के एक्सीडेंट क्यों ज्यादा होते हैं गाड़ियों के। जो गाड़ी इटसेल्फ है वो शनि है जी। शनि का नंबर 8 है, मंगल का नंबर 9 है, तो ये दोनों एनिमी नंबर है। ओके। तो हमें कोशिश करनी है कि ये अवॉइड करें कि 9 नंबर हम कम लें, जब तक कि वो आपके लिए इवन फेवरेबल भी हो। तो गाड़ी का नंबर 9 नहीं लेना, 9 नहीं लेना। मान लो लकी नंबर भी है किसी के लिए नंबर 9, हर एक नंबर के लिए कुछ ना कुछ अलग नंबर होते हैं जो लकी होते हैं,
किसी के लिए नंबर 9 लकी भी है, जैसे 6 के लिए 9 बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसको भी गाड़ी का नंबर 9 नहीं लेना चाहिए। तो 9 नंबर ऐसा है टोटल में अवॉइड जो कर गाड़ी सको के तो कर लिए, हाँ, जो गाड़ी के लिए अवॉइड करो, अदरवाइज 9 नंबर इज अ डिवाइन नंबर। वो नंबर ऐसा है जो स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी है, बट गाड़ी के लिए अवॉइड करना चाहिए उसको। तो साथ ही एक क्वेश्चन ये भी रहता है सबका कि किसी ने फॉरेन जाना है लेकिन बार बार अड़चन आ जाती है, तो उसके लिए क्या उपाय है, टोटका है? देखो, एक सिंपल सी रेमेडी है जो कोई भी कर सकता है कि गंगा स्नान। जी। ठीक है, अगर मान लो कि किसी कोई भी फॉरेन जाना चाह रहा है, अड़चन आ रही है किसी भी वजह से, कोई वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही है और कोई रीज़न है, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है, तो गंगा स्नान करना चाहिए। जैसे गंगा स्नान करेंगे तो उसका राहु जो है वो ठीक हो जाएगा, और राहु जो है वो डायरेक्टली विदेश से या फॉरेन से रिलेटेड है। तो अगर गंगा स्नान किया और जो आपके विदेश जाने में अड़चने आ रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर मान लीजिए गंगा स्नान नहीं कर सकते, हरिद्वार जाना या ऋषिकेश जाना पॉसिबल नहीं लग रहा, तो घर के आसपास या जहां आप रहते हैं वहां कोई ऐतिहासिक, कोई हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, तो वहां पे जो सरोवर है उधर स्नान कर सकते हैं, तो सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो या तो गंगा स्नान या किसी भी गुरुद्वारा साहब में जाके स्नान करने से जो है वो राहु की प्रॉब्लम ठीक होती है, और विदेश के जो रास्ते हैं वो बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं, और कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो ठीक हो जाती है ठीक हो इससे। जाती है। तो इससे राहु ठीक होगा तो आपकी विदेश यात्रा के चांसेस बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे, और ये बहुत सिंपल रेमेडी है। सिंपल रेमेडी। तो साथ ही साथ ये बताइए कि अगर किसी को कोई बीमारी है लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रही कि क्या बीमारी है, उसके लिए कोई रेमेडी है आपके पास? सर एक बड़ा ही अचूक उपाय है जी। मतलब 100% तीर निशाने पे लगेगा। बीमारी समझ नहीं आ रही, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, ठीक नहीं हो रहा है पेशेंट, डायग्नोज भी नहीं हो रहा है, तो अमृतसर से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है कसेल। ओके। वहां पे एक शिव मंदिर है जो शिवलिंग अपने आप ही जमीन में से निकला है, 2500 साल पुराना मंदिर है। आप उस शिव मंदिर में जाएं, किसी भी दिन 1 किलो लड्डू ले जाएं और 1 दर्जन अनार ले जाएं, और वहां पे नंदी जी के कान में अपने मन की इच्छा बोल के आए। आपकी बीमारी का इलाज आपको मिल जाएगा, आपकी बीमारी आपका पीछा छोड़ देगी। बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है, 2500 साल पुराना मंदिर है, अचूक उपाय है किसी भी रोग का। कि वहां पे जाके कोई भी बीमारी है जो पकड़ में नहीं आ रही या बीमारी से पीछा नहीं छोड़ रहा। अमृतसर से 20 किलोमीटर की दूरी पे कसेल गांव है, वहां पे आप गूगल पे डालेंगे कसेल शिव मंदिर, आप अपनी मन की इच्छा वहां पे जाके बोले, आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। अचूक उपाय लग रहा है, बहुत ही बढ़िया उपाय है और आजमाया हुआ भी है जी। तो ग्रेट सर, ग्रेट मैम, आपके साथ ये पॉडकास्ट करके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमने गेन की है, और बहुत सारे छोटे छोटे लेकिन अचूक उपाय आपके अकॉर्डिंग हमें मिले हैं, और हमारी ऑडियंस बिल्कुल करके देखेगी और आपसे कांटेक्ट भी करेगी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए। तो एक बार अपना एड्रेस भी बता दीजिए। सर हमारा एक ऑफिस अमृतसर में है और एक ऑफिस चंडीगढ़ में है। तो अमृतसर में हमारी जो सिटिंग है वो सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक हम ऑफिस में होते हैं, लेकिन जो भी इंसान आता है तो वो हमसे अपॉइंटमेंट लेके आए, क्योंकि हमारा ट्रैवल बहुत ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। हम दोनों को वास्तु के लिए जाना पड़ता है, हमारी वास्तु विजिट्स काफ़ी रेगुलर होती हैं, हफ्ते में 2-3 दिन हम बाहर ही होते हैं, और उसके बाद चंडीगढ़ ऑफिस में भी हम बैठते हैं, न्यू चंडीगढ़ में। तो जिसने भी आना है तो अपॉइंटमेंट लेके वो आ सकता है, मोस्ट वेलकम। तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में उनको मिल जाएगा जी, और वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल। तो थैंक यू सर, बहुत सारा आपने टाइम दिया हमें, बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए, इनफैक्ट इजी सॉल्यूशन दिए जो कि लोगों के बहुत काम आने वाले हैं, और पॉडकास्ट वो डेफिनेटली शेयर करने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो मच।